क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। हम एक्सीलेंट डैश वर्क से कंटिन्यू मॉडल पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं मॉडल पेपर 5 पे। और 4 तक मॉडल पेपर यदि आपने नहीं देखे तो उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डैश वर्क से संबंधित डैश वर्क 2021 लिखा हुआ है, उसके अंदर डैश वर्क से संबंधित जितने भी वीडियो वो आपको एक ही टैब के अंदर मिल जाएंगे। और अब की बार जो प्रश्न पत्र है वो अत्यंत ही सरल बनने वाला है और इसका भरपूर आपको फायदा उठाना है ताकि अच्छे से अच्छे नंबर ला के आप 10th को पास कर सके। आपको पता होना चाहिए कि 10th के नंबर है वो हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर और आगे फ्यूचर के अंदर 10th के नंबर काफी वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए आपको 10th के अंदर से ज्यादा नंबर लाने हैं। 80 नंबर का आपके पेपर होगा और 20 नंबर आपके विद्यालय स्तर से जाएंगे जो कि गृह कार्य पर आधारित है। अब की बार तो 80 नंबर में से आप ज्यादा से ज्यादा 80 में से 80 ला सकते हैं, क्योंकि पेपर इस टाइप का ही बनेगा अब की बार जिसमें हर कोई प्रश्न है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लेते हैं मॉडल पेपर 5 को और उसके अंदर खंड अ को देखते हैं। हम कंटिन्यू जो मॉडल पेपर है उसके खंड अ को करेंगे, उसके बाद खंड ब को करेंगे, खंड स को करेंगे। इस ढंग से करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैं खंड वाइज आपको सॉल्व करा रहा हूँ हर मॉडल पेपर को। तो शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर 5 की और इसके अंदर खंड अ है वो किस ढंग से है देखते हैं। वो खंड अ के अंदर जो पहला प्रश्न है वो टोटल 10 नंबर का आएगा और प्रत्येक प्रश्न है वो एक एक नंबर का है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सरल सरल टाइप के प्रश्न है और लगभग है वो प्रश्न आपके मॉडल पेपर में आए हुए आगे वैसे ही है। देखिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि 12 का वर्ग। पहला प्रश्न क्या है, 12 का वर्ग पूछा है और किसी संख्या का वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का गुणा करना। जैसे कि 12 है और 12 का वर्ग यानी 12 के ऊपर घात 2 यानी कि 12 इंटू 12 और 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आएगा। अब गुणा तो आपको आता ही होगा, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं। 12 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 144। तो ऑप्शन स को टिक करना है। ठीक है, ये आगे आपके एक नंबर। कितना सरल है देखिए। अब सेकंड प्रश्न है कि बहुपद f(x) बराबर 4x माइनस 3 में x बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान होगा। तो बहुपद का मान है वो कितना होगा यदि इस बहुपद के अंदर x का मान कितना रखे 3। तो लेता हूं मैं साइड में, देखिए यहाँ पे सॉल्व करता हूं इसको। बहुपद है मेरे पास कितना f(x) बराबर 4x माइनस 3, ये बहुपद है। अब ये कह रहा है कि x का मान 3 रखो, तो जहां x दिखेगा वहां आप 3 रखेंगे। तो यहाँ पे f ऐसा का ऐसा, ये जो x है यहाँ पे 3 लिख लो, फिर बराबर ये जो 4x है माइनस 3, यहाँ देखिए 4 और इंटू x से वो गुणा में, ये ध्यान रखना है जब भी ऐसे आता है पद ये बीच में क्या है गुणा का चिन्ह लगाना है। तो x की जगह कितना लिखना है 3, फिर माइनस ऐसा का ऐसा और ये 3। अब इसको सरल करो, देखो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 12, 4 इंटू 3 12 और ये माइनस का 3। अब 12 में से 3 गया, 12 माइनस 3, 12 में से 3 गया तो क्या बचा 9। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अ, यानी इसका आंसर है वो 9 है। ओके, तो ऐसा बहुपद 3 पदों वाला भी आ सकता है, 2 पद वाला भी आ सकता है और आपको आगे पूछा जाएगा कि ये रखिए तो आपको रखना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट है तीसरा। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद है 2x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग। आपको शून्यकों का योग निकालना है और किसी द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा से संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो आपको पहले बता दूं कि शून्यक हम हमेशा मानते क्या है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का योग अगर आता है तो अल्फा प्लस बीटा आपको ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा ए, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार शून्यकों का गुणा आता है जैसे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आपको याद रखना है सी बट्टा ए। अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो ये आपको व्यापक जो द्विघात बहुपद होता है उससे तुलना करके इस बहुपद से निकालना है। तो व्यापक द्विघात बहुपद क्या होता है देखिए, ax² प्लस bx प्लस c, ये व्यापक द्विघात बहुपद है। यानी कि जो x² है इसका जो गुणांक है वो है a, x का गुणांक यानी b
और अचर पद है वो सी है। तो इसकी तुलना इससे करना। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, ये रहा। इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 2, यानी ए है वो क्या आ गया हमारे पास, ये 2, राइट। इसी प्रकार बी, बी है वो एक्स का गुणांक है, तो ये एक्स का गुणांक ये रहा, यानी 4। और अचर पद सी है, तो ये आ जाएगा सी। आपके पास ए है, बी है और सी है, तो इजीली आप शून्यकों का गुणा पूछे तो भी निकाल सकते हैं और शून्यकों का योग पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं शून्यकों का योग निकालूंगा क्योंकि योग आपको पूछा है। तो शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग क्या होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। तो ये माइनस ऐसा का ऐसा बी, बी कितना है, देखिए बी है वो क्या है, एक्स का गुणांक तो 4 है, ये आ जाएगा 4 बट्टा ए, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2। अब -4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। तो इस ढंग से आपके जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब मान लो जैसे ये पूछा होता कि शून्यकों का गुणा कितना है, तो शून्यकों का गुणा निकालने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। देखिए अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी कितना है हमारे पास 8, अचर पद ये 8 है वो सी है। फिर बट्टा ए, ए है वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 2 लिखते, यानी कि 8 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 4। तो ये ऑप्शन में होता और उसको टिक कर देते। अगर क्या पूछा चाहता मुझे, गुणा, शून्यकों का गुणा, परंतु यहाँ योग पूछा है तो वो हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट, प्रश्न के दौरान यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ या फिर स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अपनी स्पीड बढ़ा भी सकता हूँ और स्पीड को स्लो भी कर सकता हूँ। आपको समझाने के लिए जो भी प्रयास होगा वो मैं आपको करके बताऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। चौथा दे रखा है कि cos 60 का मान होगा। अब आपको यदि त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल बनाना आता है तो ये प्रश्न अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन 6 में से कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। अब टेबल बनाना सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके त्रिकोणमिति वाला जो टैब है उसके अंदर जाके त्रिकोणमिति बना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल है वो आप बनाना सीख सकते हैं। बहुत ही सरल है और बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अब देखिए cos 60 है, उसका मान होता है टेबल से 1/2। तो ये सीधा ही मैं को टिक कर लेता हूं, 1/2 होता है cos 60 का मान। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई बराबर है। ये प्रश्न आपके मॉडल पेपर 4th के अंदर भी था। और सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा 45। हमेशा ध्यान रखना है कि परछाई और ऊंचाई अगर बराबर की बात होती है तो वहां आपको 45 आंखें बंद करके लिखना है। उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 45, क्योंकि देखिए खंबा है और उसकी परछाई है। तो अब यहाँ पे आपको उन्नयन कोण पूछा है, यहाँ थीटा आपको पूछा है। तो जैसे खंबे की ऊंचाई अपन h मान लेते हैं और परछाई भी क्या हो जाएगी h, क्योंकि इसने बोला है कि खंबे की ऊंचाई और परछाई समान है। तो h बटा h क्या होता है, h बटा h यानी लंब बटा कर्ण ले लिया अपने, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा tan, और tan थीटा। तो h बटा h क्या हो जाएगा 1 और tan थीटा। अब tan में एक मान किसका होता है, tan 45 का, तो tan 45 और इधर भी tan थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा का मान कितना आ गया 45। तो ये सब सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैंने अच्छे ढंग से पहले भी आपको बताया हुआ है। आप तो ध्यान रखना बस, ये प्रश्न जब भी आता है यानी परछाई और ऊंचाई और बराबर ये तीन सब मिल जाए, सीधा 45 लिख लेना, tan 45 यानी कि 45 डिग्री उसका हो जाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, नेक्स्ट है छठा प्रश्न। अब छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु 4 और -2 की y अक्ष से दूरी। तो ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यदि y अक्ष से दूरी पूछा है, अच्छे ढंग से समझना है इसको, कि y अक्ष से दूरी पूछा है तो आपको क्या लिखना है, x निर्देशांक। क्या लिखेंगे,
एक्स निर्देशांक। और यदि एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, एक्स अक्ष से दूरी, तो आपको क्या लिखना है, वाई निर्देशांक। ये इसके उत्तर निकालने का तरीका है, चित्र सहित मैंने आपको बताया हुआ है सभी। पहला जो मॉडल पेपर था उसके अंदर था ये प्रश्न, और जो नमूना बोर्ड प्रश्न पत्र था उसके अंदर भी था, तो वहां मैंने चित्र सहित आपको समझाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सीधे चलते हैं कि वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी है तो एक्स निर्देशांक लिखना है इसका। ठीक है, तो एक्स निर्देशांक, इसमें एक्स निर्देशांक क्या है 4 और वाई निर्देशांक क्या है -2। तो ये जो 4 है वो हो जाएगा दूरी, वाई एक्स से दूरी, तो ब है इसका सही हो जाएगा। और इन प्रश्नों के अंदर ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव वाला उत्तर है वही आपको सही करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको पूछा होता है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो क्या लिखते हैं हम, वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक कितना है -2 है, तो -2 ना लिख के +2 लिखना पड़ता है। उत्तर है वो, यहाँ तो -2 दिख रहा है परंतु आपको उत्तर है वो +2 लिखना है, क्योंकि दूरी हमेशा किसमें होती है, धनात्मक, यानी प्लस में ही होती है, दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए आपको प्लस वाला ऑप्शन सही करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। साथ ही आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि अधिक से अधिक ये यूट्यूब के द्वारा प्रमोट होगा और अधिक से अधिक छात्रों तक ये वीडियो पहुंचेगा, उनको सबको फायदा मिलेगा। इसलिए आपको इसको लाइक करना है और कमेंट्स भी करना है, साथ में आप अपने दोस्तों तक शेयर भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। अब 7वां प्रश्न दे रखा है, एक आकृति दे रखी है जिसमें डी ई समांतर है बी सी। ये जो आकृति ए बी और सी एक त्रिभुज है और उसके अंदर बीच में एक भुजा है डी और ई। ठीक है, ये जो डी ई है वो समांतर है किसके, इस बी सी के। आपको दे रखा है ए डी है वो 3 है, ए से लगाकर डी तक ये 3 है। बी डी कितना है 2, बी से लगाकर डी तक ये 2 है। और ए ई, ए से लगाकर ई तक ये दूरी दे रखी है 1.5। आपको पूछा है ईसी, मॉडल पेपर 4th के अंदर भी था ये, ईसी आपको निकालना है। तो आपको यहाँ थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या होती है, देखो थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं एडी, ए से लगाकर डी बट्टा डी से लगाकर बी, डी पी, यानी एक साइड की जो भुजा है उनके दोनों पार्ट का अनुपात लेना है, एडी बट्टा डी बी, बराबर दूसरी साइड की जो भुजा है उसके दोनों भुजाओं का अनुपात लेना है। देखिए ए ई, ऊपर ए ई लिखना है, ए ई बट्टा ई सी जो आपको पूछा है वो। ठीक है, अब ए डी है वो कितना है 3 है, ये 3 लिखा। डी बी कितना है 2, ए ई कितना है 1.5, और ई सी जो निकालना है ऐसा का ऐसा लिख लो। अब वज्र गुणन करो, वज्र गुणन यानी कैची गुणा, क्रॉस में गुणा करना है, यानी ईसी का गुणा 3 से होगा और 2 का गुणा 1.5 से होगा। तो यहां करके बताता हूं, देखिए ईसी, ये जो ईसी है इसका गुणा तो हो जाएगा किससे 3 से, और 1.5 का गुणा किससे होगा 2 से। तो ईसी बराबर आ जाएगा ईसी इंटू 3, 1.5 का गुणा जब 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने 3। तो ईसी बराबर कितना आ जाएगा 3/3, ये गुणांक का भाग लग जाएगा, तो 3 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1। तो इसका सही आंसर है वो स है, थेल्स प्रमेय वाला आता है। और इसका दूसरा नाम भी आप याद रखना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं इसको। तो ये है स ऑप्शन सही, इसका आंसर है वो 1 है। नेक्स्ट है लघु चाप का डिग्री माप होता है, लघु चाप का डिग्री माप होता है वो 180 डिग्री से कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दीर्घ चाप यदि आ जाए यहाँ, दीर्घ चाप का डिग्री माप तो 180 डिग्री से अधिक, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। 9वां है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। आप घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से उसको निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, तो यहां मैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखता हूं, घनाभ का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। सूत्र तो आपको सभी जितने भी आपके टॉपिक के अंदर है उन सभी सूत्रों को याद करना है कि आप यहाँ आगे एक बड़ा प्रश्न भी मिलता है सूत्र से संबंधित, तो आप इजीली उसको अटेंड कर पाएंगे। तो सूत्र लिख लिख के याद करना है। सूत्र की एक लिस्ट बना दो, जहां पढ़ते हैं वहां आगे लगा दो, फिर जहां चलते फिरते उठते बैठते हैं उनको देखते रहना है, अपने आप याद होते हैं सूत्र, ऐसे ही याद हो जाते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। अब देखिए दो ऐसा का ऐसा सूत्र में लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी है 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर है, ऊंचाई है 1 मीटर। लिख लो सभी, 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ये सभी मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान लिख लिया है। अब इसको करते हैं हल। 3 इंटू 2 कितने हो गए 6, 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 3 कितने हो गए 3। 6 और 2 कितने हो गए 8 और 3 11। अब 2 का गुणा 11 से करेंगे तो क्या आएगा 22। तो इसका सही आंसर है वो द हो जाएगा 22 वर्ग मीटर। आपको ध्यान रखना है कि देखिए मीटर है तो वर्ग मीटर आएगा, सेंटीमीटर होगा तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ये क्षेत्रफल की इकाई है। अब देखिए जल्दी जल्दी करता है, उसमें गुणा भाग में कहीं गड़बड़ हो जाती है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि उस वीडियो को मैं वापस सुधार सकूं, ठीक है ना। कहीं गुणा भाग जल्दी जल्दी गलत हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। 10वां है वो आपको दे रखा है 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 का औसत निकालना है। औसत यानी माध्य। और माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या फिर दूसरा सूत्र आपने याद किया होगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब जितने भी आंकड़े दे रखे ये सभी, इन सभी आंकड़ों का क्या करना है योग करना है। और योग करके उसके अंदर जितने आंकड़े उसका भाग देना। आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4 5। अब जीरो को भी काउंट करना है। परीक्षा के अंदर बहुत जने गलती कर ले कि जीरो है इसलिए इसको काउंट नहीं करना है, परंतु काउंट करना है, ये भी एक आंकड़ा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल कितने आंकड़े हो गए 10। अब जब इसका योग करेंगे टोटल तो आपके आएगा टोटल, जब योग करेंगे तो आपके आ जाएगा यहाँ पे 439, ठीक है। अब उसके अंदर जब 10 का भाग देंगे यानी आंकड़ों की संख्या का भाग देंगे तो आ जाएगा आपके पास 43.9। अब 10 का भाग देना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, नीचे एक शून्य है तो एक संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगाना और हटाना मैंने आपको बताया हुआ है। तो नीचे जीरो है, एक शून्य है तो दाएं पक्ष से एक संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी 9 के बाद में एक पॉइंट लग जाएगा। ये उत्तर आ गया, यानी 43.9 इसका आंसर है, यानी अ है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से आपके 10 के प्रश्न 10 पूरे कंप्लीट होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपके कोई कंफ्यूजन है या समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। तो एक बार फिर 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत। हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर 6 को। इससे पहले मैंने 5 तक मॉडल पेपर के जितने भी पार्ट अ है यानी खंड जो अ है उसको सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जिसका टैब अलग से बना हुआ है कि डैश वर्क 2021। इस पे जाके आप डैश वर्क से संबंधित जितने भी वीडियो वो एक साथ देख सकते हैं सभी, ठीक है। और साथ ही आपको कहना चाहूंगा कि हम खंड वाइज पढ़ रहे हैं, यानी प्रत्येक मॉडल पेपर का खंड अ करेंगे, उसके बाद में प्रत्येक मॉडल पेपर से खंड ब करेंगे, यानी कि खंड अ कंप्लीट होने के बाद खंड ब का नंबर लगेगा, फिर खंड स का नंबर लगेगा। इस ढंग से जितने भी खंड आपके अगली बार पेपर में आएंगे उन सभी खंडों को कवर करेंगे। और खंड वाइज पढ़ने से आपके क्लियर हो जाएगा कि खंड अ है वो उसमें से 20 नंबर है वो आपके क्लियर हो गए। उसके बाद में खंड ब से 16 नंबर के प्रश्न आएंगे तो वो 16 नंबर क्लियर हो गए। इस ढंग से आप करेंगे तो आपके ज्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए मैं इस ढंग से पढ़ा रहा हूँ। साथ ही जो एक्सीलेंट डैश वर्क है ये कंप्लीट होने के बाद में संजीव जो डैश वर्क है उसको हम करेंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहे गणित दर्पण के साथ में और अपनी तैयारी को जारी रखें। तो शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर 6 की। मॉडल पेपर 6 के अंदर खंड अ को करेंगे। साथ ही आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो डैश वर्क आपने खरीदी होगी और उसके अंदर सॉल्यूशन
साथ में मिला होगा, राइट। और उसके अंदर काफी गलतियां हैं, तो आप उसके भरोसे प्रश्नों को करके ना आए, इसलिए आप एक एक प्रश्नों को मेथड वो अच्छा ढंग से क्लियर कर दे और उसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको उस प्रश्नों को सॉल्व करना है। उत्तर जो भी होगा वो परफेक्ट आएगा, यानी मेथड सही रखना है। ऑप्शन में चाहे गलत है या ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, आप उस पे न जाना है, क्योंकि यहाँ पे काफी गलतियां है टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन के अंदर। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के अंदर। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, वही देखिए, घनफल दे रखा है, यानी 13 का घनफल होगा। अब 13 का घनफल निकालने के लिए आपको पता है कि 13 इंटू 13 इंटू 13 करना है, राइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं, देखो 13 का गुणा 13 से होगा इंटू 13। अब 13 इंटू 13 कितना होता है, 169। और फिर 13 का गुणा करेंगे आगे, तो आपके आ जाएगा 2197, यानी इसका आंसर है वो सही हो जाएगा। तो इस ढंग से आप इजीली गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। किसी भी संख्या का आपको घनफल पूछा जाता है तो आपको सीधा सा उसका 3 बार गुणा करना है। हर मॉडल पेपर के अंदर ऐसा पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा चांस है कि बोर्ड परीक्षा के अंदर भी ऐसे आएंगे। और नमूना बोर्ड जो प्रश्न पत्र है उसके अंदर दिया हुआ है, तो व्यवहारिक है कि ऐसे प्रश्न आएंगे, इसलिए 1 नंबर इजीली आप ला सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड प्रश्न। सेकंड आपके दे रखा है कि एक बहुपद fx बराबर 7x प्लस 1 में x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान होगा। आपको बहुपद का मान पूछा है और उसमें x बराबर कितना रखना है, -1। तो चलिए इसके अंदर ये जो बहुपद दे रखा है fx बराबर 7x प्लस 1, इसके अंदर x की जगह क्या रखेंगे, -1, और इसका हल करते हैं। बहुपद लिखता हूं मैं सीधा ही, 7x प्लस 1, ठीक है। 1 नंबर का सवाल है, इसलिए fx बराबर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से उत्तर ले आते हैं, और ऐसे प्रश्न किए हुए इसलिए समझ में आ जाएगा आपको। 7 इंटू 7 और x के बीच में गुणा का निशान है, ठीक है, तो गुणा का निशान लगाना है। और x है वो क्या बोल रहा है कि -1 रखो, तो ये लिख लिया -1 ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो क्योंकि गुणा पास में है। अब प्लस का 1 ऐसा का ऐसा। अब 7 का गुणा जब -1 से करेंगे तो आएगा -7 और प्लस 1 ऐसा का ऐसा। एक माइनस का एक प्लस का तो घटेगा, यानी जब भी विपरीत चिन्ह है तो घटाना है। तो 7 में से 1 गया तो क्या बचा, 6। अब देखो यहाँ पे बड़ी संख्या के आगे माइनस है, इसलिए आ जाएगा -6। तो इस ढंग से आपके उत्तर आ गया -6, यानी ब को सही करना है। आपके ब में -6 दिख रहा है और इसका आंसर हो गया -6। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। साथ ही आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचेगा ये, और सभी छात्रों को इसका बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको लाइक जरूर करना है। देखिए, द्विघात समीकरण 4x² - 12x - 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। और मूलों की प्रकृति आपको पूछा है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपके पास 3 नियम है, वो याद होने चाहिए। कौन कौन से, देखिए, एक तो b² - 4ac, इसका मान यदि 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, वास्तविक और भिन्न भिन्न। और यदि b² - 4ac का मान यदि 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान, ध्यान रखना है, मूल वास्तविक और समान, जैसा कि ऑप्शन अ के अंदर है। अभी सही नहीं है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तब उत्तर पता चलेगा, ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। फिर b² - 4ac इज लेस देन 0 आता है, यानी अगर b² - 4ac आप निकालते हैं और उसका मान माइनस में आ जाए, अर्थात 0 से छोटा, माइनस वाला मान यानी 0 से छोटा है, तो मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक, यानी कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होंगे। तो इस ढंग से आपको ये तीनों पता होना चाहिए। तो जो भी द्विघात समीकरण दे रखा है उससे आप पता कर सकते हैं कि मूलों की प्रकृति है वो कैसी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इससे पता करते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे जगह बना देता हूं। देखिए, 4x² - 12x - 9 बराबर 0, ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। अब यहां से आपको b² - 4ac का पता करना है, तो लिखता हूं मैं b² - 4ac। अब b² - 4ac आपको निकालना आता होगा अच्छे ढंग से। देखिए, व्यापक जो द्विघात बहुपद होता है क्या होता है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए है, एक्स का गुणांक है वो बी है, और अचर पद क्या है सी। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या दिख रहा है तुम्हें 4, ठीक है। इसी प्रकार एक्स का गुणांक बी है तो वो दिख रहा है तुम्हें -12, ये माइनस है तो साथ में हमेशा ध्यान रखना है, माइनस वाले को साथ में बोलना है। फिर सी है तो यहाँ पे है -9, अगर +9 होते हैं तो सिर्फ 9 बोलते, परंतु माइनस है इसलिए -9 को बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। देखिए बी का मान है मेरे पास कितना, -12 और उसका स्क्वायर, फिर माइनस सूत्र का है ये 4 ऐसा का ऐसा, ए है वो कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 4 है, तो ये लिखूंगा मैं 4। फिर दूसरा ब्रैकेट सी है वो कितना है -9 है, ठीक है, तो ये लिखा मैंने -9। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आता है देख लेते हैं। देखिए 12 -12 का वर्ग करना है तो 12 इंटू 12 कितने होते हैं 144, 144। फिर यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा करता है तो प्लस आता है। अब 4 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा 16, ठीक है। अब 16 का गुणा 9 से करना पड़ेगा, तो 9 का गुणा 6 से करेंगे तो 9 छक्के 54 यानी 4 और ये 5, 9 इंटू 1 9, 9 और 5 कितने हो गए 14, तो 144 आगे वापस। अब 144 और 144 मिलके कितने हो गए 288। अब 288 है वो 0 से बड़ा है, राइट, यानी 0 से बड़ा आ रहा है। बी स्क्वायर -4ac का मान, इसका मान क्या आ गया 0 से बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि मूल वास्तविक एवं क्या होंगे भिन्न भिन्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब, यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक और भिन्न। बी स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब इसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तो तीनों कंडीशन याद रखना है, कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 का मान निकालिए। tan स्क्वायर 60 का मान निकालना है तो आपको टेबल याद होनी चाहिए पूरी त्रिकोणमितीय अनुपात की, और टेबल मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की हुई है, आप देख सकते हो उस वीडियो को, बनानी आनी चाहिए आपको। और एग्जाम के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ही एग्जाम हॉल में आप बैठते हो सबसे पहले टेबल बना दो जाते ही, और टेबल बनाने के बाद में उस टेबल से संबंधित एक प्रश्न आपको बोर्ड प्रश्न पत्र के अंदर जरूर मिलेगा, इसलिए आपको बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही कॉपी मिलती है बोर्ड की उसके अंदर बना दो और बना के तैयार रख लो, ठीक है। और फिर उसमें से जो भी मान आपको चाहिए वो मान लेके उस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए tan स्क्वायर 60 है, तो tan स्क्वायर 60 का मान, और सबसे पहले आपको tan 60 का मान टेबल से निकालना। टेबल से जब देखेंगे तो tan 60 का मान होता है √3, tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 है और उसके ऊपर स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ स्क्वायर, तो इसको करेंगे स्क्वायर। तो tan √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3। आपको ध्यान रखना है कि √3 का गुना √3 से करते हैं तो क्या आता है 3। कोई भी रूट वाली संख्या आती है उसके ऊपर वर्ग आता है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, उसके अंदर वाली जो संख्या है वो लिख लो। जैसे कि 2 आ गया √2 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो सीधा लिखेंगे 2। जैसे √5 है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या लिखना है 5। अब कैसे आ रहा है ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि देखिए √2 है, इसका गुणा √2 से करना है, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, यानी √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो जल्दी से करने का तरीका ये ध्यान रखना है कि अंदर वाली संख्या है वो लिख लो सीधी। नेक्स्ट, तो इस चौथे का जो आंसर है वो तो क्या हो जाएगा ब, ठीक है, यानी 3 है वो सही है। ओके, अब देखो यहाँ पे पांचवा करते हैं। पांचवा क्या दे रखा है कि एक 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ये ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न है। तो 10 मीटर ऊंची मीनार है, तो मान लो ये मीनार हो गई। अब कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, ये शिखर है, इसका नाम दे देता हूं मैं, ये मान लो ए है और ये है बी, तो बी है वो मीनार का शिखर है। अभी कह रहा है कि
10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। तो ये मीनार है, उस मीनार के शिखर यानी बिंदु बी से पृथ्वी पर कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु का जो अवनमन कोण है, यानी इसको मिला देते हैं समतल पर, ये एक बिंदु हो गया, इसका नाम दे देता हूं मैं सी। ये बिंदु सी है, इसका अवनमन कोण हमेशा जो क्षैतिज रेखा है उसके साथ होगा, तो यहाँ पे बनेगा आपके कितना 30 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण ये दोनों समान होते हैं। अवनमन कोण जितना होगा उतना का उतना क्या होगा, उन्नयन कोण, क्योंकि दो समांतर रेखा होती है, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, समान। तो इस रूल से आपको ध्यान रखना है कि ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30, यानी उन्नयन कोण ही आपको मानना है। अवनमन कोण आए तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये उन्नयन कोण है, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार है, तो यहाँ 10 मीटर है मीनार की ऊंचाई। आपको पूछा है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, बिंदु की मीनार के आधार, मीनार है ए बी, उसका आधार क्या हुआ ए, उसकी बिंदु से दूरी यानी ए सी आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई दूरी के संबंधित जो भी सवाल आते हैं उनमें दो भुजाओं का अनुपात लेना है, एक तो ज्ञात भुजा और एक जो भी अज्ञात भुजा आपको पूछा जाता है वो। तो दो भुजाओं का अनुपात ले लेता हूं मैं, ए बी ए बी बट्टा ए सी, क्योंकि ए बी तो मेरे पास है 10 मीटर मीनार की ऊंचाई और ए सी मुझे पूछा है तो ए सी लिख लिया। अब ए बी बटा ए सी होता क्या, देखिए ये यहाँ पे न्यून कोण है तो ये क्या हुआ आधार, जहाँ न्यून कोण होता है वो एक भुजा आधार होती है और दूसरी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण तो फिक्स है, हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो दूसरी भुजा होगी वो आधार होगी। जैसे न्यून कोण यहाँ है तो आपके आधार है वो ये हो जाएगा और कर्ण है वो ये हो जाएगा। तो आधार और लंब आपको ध्यान रखना है, बाकी जो कर्ण है वो समकोण के सामने वाली भुजा होती है, फिक्स है, ठीक है। तो ये आधार है तो ये क्या हो गया लंब। अब मैंने क्या लिखा है कि ए बी बटा ए सी लिखा है, यानी लंब बटा आधार लिखा है। तो लाल बटा कक्का से एल ए एल के और ए। अब लाल बटा कक्का से आपको अच्छे ढंग से मैंने बताया हुआ है कि ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण है। तो मैंने क्या लिखा है ए बी बटा ए सी यानी लंब बटा आधार लिखा है। तो देखिए एल यानी ये लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है 10, तो यहाँ लिखूंगा मैं 10। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिया है वो आपको लिखना है। जैसे मैंने लंब बटा आधार लिखा है तो 10, अब 10 थीटा लिखना है। तो थीटा यहाँ पे न्यून कोण कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखूंगा मैं 30। अब ए बी का मान कितना दे रखा है 10 और ए सी मुझे पूछा है तो ए सी ऐसा का ऐसा। और 10 30 का मान जो होता है 10 30 का मान आपको लिखना है, 10 30 का मान 1/√3, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1/√3। अब एसी का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे वज्र गुणन। तो वज्र गुणन कर तो देखो एसी का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा आगे एसी, 1 का गुणा एसी से होगा एसी हो जाएगा, और 10 का गुणा √3 से होगा तो आ जाएगा 10√3। तो यहाँ पे सही आंसर है वो क्या है 10√3 मीटर, ठीक है। इसका आंसर टिक कर दो तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। ऊंचाई दूरी वाले प्रश्न आगे भी आए हुए हैं इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या दे रखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -1 0 और 5 और 0 से समदूरस्थ है। तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा दूरी सूत्र से। अब देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु पूछा है तो हमेशा ध्यान रखना है एक्स अक्ष पर जो बिंदु है तो वो उसको माना पड़ेगा कि देखिए माना एक्स अक्ष पर
अभिष्ट बिंदु। आप जल्दी कर सकते हैं, परंतु मुझे समझाने के लिए थोड़ा टाइम लेना ही पड़ेगा और व्यवस्थित करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं एक बार सीखने के बाद। तो एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु एक पी ले लेता हूं और उसका निर्देशांक होगा वो एक्स और जीरो होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक है उसको मानना है एक्स और जीरो। अगर यहाँ पे वाई अक्ष आता तो मैं लिखता जीरो और वाई। ठीक है, तो अभिष्ट बिंदु पी है एक्स और जीरो, जो कि दिए गए बिंदु कौन कौन से, एक तो ए और एक को बी मान लेता हूं। बिंदु ए को मान लेता हूं -1 और 0, तथा दूसरा बिंदु मान लेते बी, ये है 5 और 0 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ है समान दूरी पर है। ये दोनों बिंदु है वो समदूरस्थ है, अर्थात तो चलिए अब हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं, यानी कि पी ए निकालते हैं और पी बी निकालते हैं। तो यहाँ में समदूरस्थ बोल रहा है ये कि ये जो बिंदु है वो समदूरस्थ है, यानी एक्स अक्ष पर जो बिंदु हमने माना है पी एक्स और 0, ये दिए गए बिंदु जो -1 0 और 5 और 0 है उससे समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है इसलिए मैं दोनों दूरी है वो बराबर कर लेता हूँ। दूरी ए पी ये बराबर होगी दूरी बीपी के। अब दूरी सूत्र आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। एक बार चलिए मैं लिख के बता देता हूं आपको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दोनों साइड में ये का ये सूत्र लगाना है आपको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र से संबंधित कई सवाल हमने किए आगे भी, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए x2 माइनस x1, तो a से लगाकर p तक, यानी ये p है और ये a है, तो इस पे फोकस करना है, a और p जो निर्देशांक है उस पे। अब x1 क्या होगा, a से लगाकर p, a पहले आ रहा है p बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे a के जो निर्देशांक है उसको x1 और y1 मान लो और इसको मान लो x2 और y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 करना है, यानी कि आपको x -1 करना है। तो माइनस सूत्र में है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 भी 0 है और y1 भी 0 है, तो 0 माइनस 0, तो लिख लेता हूं चलिए 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरी साइड। अब बात करते हैं बीपी की। तो P और B इस पे फोकस करना है दिमाग। अब देखिए यहाँ पर वही x2 और y2, तो ये हो जाएगा, अब x1 तो हो जाएगा ये और ये y1 हो जाएगा। तो आपको x2 माइनस x1 करना है, यानी x माइनस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 0 हटा देते हैं क्योंकि 0 माइनस 0 0 ही होता है और 0 का वर्ग करेंगे 0 ही आएगा, तो दोनों साइड में ये स्थिति है, इसको हटा देते हैं। अब मैं सीधा लिखता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दूसरी साइड में क्या है मेरे पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट है वो हट जाएगा। तो रूट हटने पर क्या स्थिति आएगी, देखिए हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दूसरी साइड में आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी ब्रैकेट रूट के अंदर वाली जो संख्या है वो एज इट इज आ गई, क्योंकि वर्ग किया तो रूट है वो हट गया। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए a है वो x है और b है 1 है, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, यानी 2a की जगह x आ जाएगा, b है वो 1 है तो लिखने से मतलब नहीं है, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसी प्रकार इस साइड में देखिए एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, प्लस की जगह माइनस, तो -2ab, तो 2 का गुणा 5 से हो जाएगा, तो 10x और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 आ जाएंगे।
ठीक है, तो ये दोनों मैंने सूत्र से खोल दिया। देखिए कौन सा सूत्र लगा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और मैथ्स के अंदर आपको सभी गुणधर्म और सभी सूत्र हैं वो याद होंगे, तभी आप प्रश्नों को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, इसलिए सूत्र वगैरह सब याद करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड में समान राशि है, काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया, ये 2x बचे और प्लस 1 बचा, राइट हैंड साइड में माइनस 10x बचे और प्लस का 25 बचा। x का मान लाना है इसलिए माइनस 10 को पक्षांतर कर दो तो 2x माइनस 10 इधर आएंगे तो प्लस के 10x हो जाएंगे, और इधर 25 है, ये प्लस का 1 इधर जाएगा, पक्षांतर हो गया तो माइनस हो जाएगा, -1। अब देखिए 2x और 10x मिलके कितने हो गए, 12x, और फिर बराबर ये जो 25 में से एक गया था क्या बचा, 24। x का मान लाना है इसलिए 24 में 12 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा, 2। x का मान आ गया आपके पास 2, यानी कि जो अभिष्ट निर्देशांक आपने माना था कि x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु कौन सा है, px0, यानी इसके निर्देशांक क्या हुए, x और 0, तो x की जगह 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि x का मान कितना आया हमारे पास, 2, और दूसरा तो 0 ही होगा, अर्थात आपके उत्तर आ गया ब। यानी बिंदु P है वो 0, 2 और 0 है, जो कि इन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो इस ढंग से आपको x अक्ष पर और y अक्ष पर बिंदु पूछा जा सकता है। यदि x अक्ष पे आए तो आपको बिंदु मानना है x और 0, और यदि y अक्ष यहाँ होता, y अक्ष यहाँ पे y अक्ष पर वो बिंदु, तो मैं मानता हूँ 0 और y। इस ढंग से आपको निर्देशांक मान के, वैसे ही इस टाइप के बड़े प्रश्न आए वो आएंगे, छोटा प्रश्न आना मुश्किल है, फिर भी आ जाए तो ये इसको इस ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि आकृति में यदि DE समांतर है BC, ये जो DE है वो समांतर किसके दे रखा है, BC के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान पूछा है, ऐसे प्रश्न आ चुके हैं आगे भी मॉडल पेपर में। तो थेल्स पर में यहाँ लगाना है और भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए AD यानी A से लगाकर D तक जो आपको माप दे रखा है उसमें बट्टा में लिखना है DB, ये है थेल्स पर में, ये बराबर होगा दूसरी भुजाओं का अनुपात के, यानी AE बट्टा EC, AE बट्टा हो जाएगा EC। अब सबके मान है वो भुजा जो दे रखा है माप वो लिख लेता हूं। AD है वो कितना है, x प्लस 4, DB कितना है, x प्लस 3, AE कितना है, 2x माइनस 1, और EC है वो दे रखा है x प्लस 1। अब आपको करना है वज्र गुणन। तो वज्र गुणन के अंदर देखिए x प्लस 4 का गुणा हो जाएगा x प्लस 1 से, और x प्लस 3 का गुणा हो जाएगा 2x माइनस 1 से, यानी क्रॉस में गुणा, जिसे कहते हैं वज्र गुणन, जिसे छोटी क्लासों में कैची गुणा कहते हैं। इसको मैं यहाँ करता हूं। देखिए x प्लस 4 है तो x प्लस 4 है, इसका गुणा किससे करना है, x प्लस 1 से, x प्लस 1, फिर बराबर लेफ्ट हैंड साइड का आ गया, राइट हैंड साइड में ये जो 2x है, 2x माइनस 1 का गुणा किससे हो जाएगा, x प्लस 3 से, x प्लस 3। अब देखिए गुणा तो करना आता ही होगा आपको, x का गुणा इस x प्लस 1 से होगा, तो x का गुणा x से हुआ तो x स्क्वायर हो गया, x का गुणा 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x आ जाएगा, और 4 का गुणा 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4। यानी सबसे पहले x का गुणा इन दोनों से करना है, फिर 4 का गुणा वापस दोनों से करना है, ओके। फिर बराबर का निशान, अब मैं इसके नीचे ये हल कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अब 2x का गुणा पहले किससे करेंगे, x से, तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2x का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर प्लस 6x आ जाएगा, 2 का गुणा 3 से हुआ 6 आ गया, और x ऐसा का ऐसा, फिर माइनस आ जाएगा, माइनस 1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस x, और माइनस 1 का गुणा 3 से करूंगा तो माइनस का 3, ठीक है। ये मैंने सब गुणा कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी गुणा हो गया और राइट हैंड साइड में भी गुणा। अब आपको क्या करना है, जो भी कटे वो काटना है और जुड़ता है वो जोड़ना है। तो यहाँ मैं जोड़ता हूं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x स्क्वायर है, इसको पक्षांतर करता हूं इधर,
तो एक्स स्क्वायर है, ये 2x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x²। इसी प्रकार x और ये 4x मिलके कितने हो गए 5x, तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 5x। फिर ये +4 ऐसा का ऐसा लिख लो। फिर बराबर दूसरी साइड में देखिए 2x², इसको मैंने इधर लाया था तो ये -2x² हो गया था। 6x में से एक x गया तो क्या बचा 5x, और ये -3 ऐसा का ऐसा। अब दोनों साइड में देखिए 5x है, यहाँ पर भी 5x है, तो 5x कैंसिल कर दो, तो क्या क्या बचा है x² और ये -2x² है, तो x² में से -2x² गया तो क्या बचा माइनस का x² हो गया। 2x² में से x² घट जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है, इसलिए माइनस आ जाएगा x²। अब देखो यहाँ पे ये जो प्लस का 4 है इसको पक्षांतर करके इधर लिख लो, तो बराबर -3 ऐसा कैसे, ये माइनस प्लस के 4 है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा हमारे पास -x² बराबर ये -3 और माइनस के साथ मिलके क्या हो गया -7। तो दोनों साइड में माइनस से हटा दो, तो आ जाएगा हमारे पास x² बराबर आ गया 7। तो x का मान आ गया √7। जैसे ही घात हटेगी आगे आ जाएगा रूट, तो यानी √7 इसका सही आंसर है द। ठीक है, तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वृत्त के किसी चाप का डिग्री माप 180 डिग्री है, तो वो चाप कैसा होगा, वहां ध्यान रखना है 180 डिग्री अगर वृत्त है और 180 डिग्री चाप है तो सीधा यहाँ पे अर्धवृत्त बन जाएगा। ये अर्धवृत्त है, ये भी क्या है अर्धवृत्त, तो इसका सही आंसर है वो द है। फिर एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, तो करते हैं इसको। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr और h। अब जो मान है वो लिख लो। देखो 2 पाई का मान 22/7 आपको पता ही है। r है वो त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर लिख लो 14 इंटू h है वो बेलन की ऊंचाई है दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 लिख लो। सॉल्व करो, 7 का भाग 14 में जा रहा है 2 बार, गुणा कर दो 2 इंटू 22 44, और 44 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 88, और 88 का गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 880। तो इस ढंग से आपका आंसर हो गया 880 की तरह ये रहा ब। 880 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, इसलिए आपको इकाई है वो वर्ग में लिखना है, तो वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर हो गया 880। नेक्स्ट है 10वां, यदि xi वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु हैं और fi है वो संगत बारंबारता है, तो x बार है वो माध्य है, तो इसका मान क्या होगा सिग्मा fi xi माइनस x बार के बराबर क्या होगा 0। तो इसका सही आंसर है वो अ है, आपको सही करना है 0। डैश वर्क से सभी मॉडल पेपर हम कर रहे हैं, 2 से लगाकर कंटिन्यू 7 तक पहुंच गए, और 7वां मॉडल पेपर का पार्ट अ आज फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद में खंड ब की शुरुआत करेंगे, और सभी खंड है वो एग्जाम से पहले आपको सभी कवर करवा दूंगा, और साथ ही आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि आप इजीली 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं यदि आप कंटिन्यू बने रहेंगे मेरे साथ। तो साथ ही खंड अ को करते करते इतना कॉन्फिडेंस आपको जरूर आ गया होगा कि आप खंड अ के अंदर जो पहला प्रश्न आता है उस पहले प्रश्न में इजीली आप 10 नंबर ला सकते हैं, एक एक नंबर के सवाल, क्योंकि बार बार जब किसी एक ही प्रश्न को वैसे के वैसे प्रश्न बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और हमने कंटिन्यू खंड अ को किया है और उससे आपको कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा। तो देखते हैं खंड अ को और 7वें मॉडल पेपर में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है वो दे रखा है 361 का वर्गमूल, और आपके वास्तविक जो मेन पेपर होगा बोर्ड का वो भी आपको इसी प्रकार का मिलेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, और संख्या है वो जरूर चेंज हो सकती है परंतु पैटर्न है वो वही रहेगा, क्योंकि जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट आधारित नमूना प्रश्न पत्र था वो हमने देखा है और उसी पर आधारित ये डैश वर्क बन के भी आई है। तो 361 है, इसका वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां, एक तो भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि, तो उससे आप इजीली निकाल सकते हैं।
तो आपको वर्गमूल है वो प्राप्त होगा इसका 19। इसका सही आंसर है वो 19 है, यानी 19 इंटू 19 करेंगे तो आपके आ जाएगा 361। आपको मान लो वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो भी आप सीधा तरीका अपना सकते हैं, किसी भी संख्या का 2 बार गुणा कर दो और जो संख्या आपको पूछा है वो अगर आता है तो वो उसका वर्गमूल हो जाएगा। यानी 19 इंटू 19 करके देख लो, फिर 18 इंटू 18 करके देख लो। सभी संख्या अब सद के अंदर दे रखी है, उनको गुणा करके देख लो तो उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा करने में कोई टाइम लगता नहीं है, आप इजीली उत्तर है वो ला सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा है कि यदि बहुपद है वो 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य है वो 3 दे रखा है तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपको शून्य दे रखा है तो के का मान पूछा है, तो इस बहुपद के अंदर एक शून्य दे रखा है वो अगर रखेंगे तो बहुपद का मान क्या होना चाहिए? शून्य। हमेशा ध्यान रखना है कि यदि शून्य का मान किसी बहुपद के अंदर रखते हैं तो उस पूरे बहुपद का मान कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो हम शून्य के बराबर करेंगे तो के का मान हमारे निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ इसको, बहुपद लेता हूँ साइड में। बहुपद दे रखा है मुझे 2x² प्लस एक्स और प्लस का के। ठीक है, ये बहुपद मैंने ले लिया 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य है वो कितना दे रखा है? 3। शून्य का अर्थ ये है कि x जहां है वहां पे आपको 3 रख के देखना है और बराबर 0 रखना है। तो देखिए जहां जहां x है वहां हम क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि इसका शून्य है वो 3 दे रखा है। तो यहाँ मैं लिखता हूं 2 इंटू एक्स की जगह 3 रखूंगा और उसका ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस एक्स की जगह 3, फिर प्लस के और बराबर 0। ठीक है, पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दिया क्योंकि शून्य का मान रखने पर बहुपद है वो 0 होना चाहिए। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 2 है, 2 इंटू 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 9। 3 इंटू 3 कितने हो गए? 9। फिर प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 9 इंटू 2 कितने हो गए? 18। फिर प्लस ये 3 प्लस के बराबर 0। 18 और 3 मिलके कितने हो गए? 21। फिर प्लस के बराबर 0। अब मुझे के का मान पूछा, देखिए तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपको के का मान निकालना है तो के को इधर ही रखो। ये जो प्लस के 21 है वो पक्षांतर होके राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 21, माइनस का 21। ठीक है, तो इस ढंग से इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 21। ये तो प्लस के 21 है, ये माइनस का 21 का द है वो टिक करना है। परीक्षा के अंदर ध्यान रखोगे बिल्कुल जल्दबाजी में माइनस और प्लस का गड़बड़ मत करना, क्योंकि प्लस वाला भी मान दिखेगा वहां पे, माइनस वाला भी दिखेगा। तो आपको सावधानी से जो भी आपके आ रहा है उसको टिक करना है। ठीक है, तो 1 नंबर है वो पूरा पूरा आना चाहिए इसके अंदर। फिर तीसरा आपको दे रखा है कि तीसरा प्रश्न है हमारे पास, ये भी बहुपद से संबंधित है कि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य के। यहाँ अल्फा और बीटा शून्य दे रखे हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मान पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कोई द्विघात बहुपद है जैसे ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये बहुपद है तो यहाँ पे शून्य का अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा बीटा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस बहुपद के सापेक्ष अल्फा बीटा अगर शून्य का है तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग होता है माइनस बी बट्टा ए, ये आपको याद करना है। और शून्यकों का गुणा यानी अल्फा और बीटा क्या होता है? सी बट्टा ए। तो यहां से ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा है वो इस बहुपद की क्या है? शून्य के है। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा निकाल के इस व्यंजक के अंदर रखना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा का मान पूछा है तो यहाँ पे रख लेंगे और इसको हल करेंगे तो जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो टिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस बहुपद के सापेक्ष मुझे बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पे तुलना करो, देखिए x² का गुणांक है वो क्या है? ए है। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है? 1। तो चलिए मैं लिख के बता देता हूँ कि ए है वो क्या है यहाँ? 1। बी है वो क्या हो जाएगा? बी है वो देखिए x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक क्या होता है? यहाँ -5 दे रखा है तो -5 लिखना पड़ेगा, माइनस के 5। और c है वो अचर पद, तो c है वो 6 हो जाएगा। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और बी का मान भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस लिख लो सीधा, और बट्टा ए का मान क्या है, एक ही है तो एक लिख लो। फिर अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है, सी बटा ए, और सी कितना है 6, तो आ जाएगा 6, और ए का मान 1 है तो आ जाएगा नीचे 1। दोनों आपके पास आ गए। अब इस व्यंजक का मान निकालना है। ये जो व्यंजक दे रखा है इस व्यंजक का हम मान निकालेंगे। तो व्यंजक क्या दे रखा है, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान लिख लो 5, क्योंकि 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 ही आएगा, इसलिए 5 लिख लो। फिर माइनस ये 3 इंटू अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा का मान भी 6 होगा, क्योंकि 6/1 है तो आ जाएगा 6। तो 5 माइनस 3 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 5 में से 18 गया तो क्या आया अपने पास माइनस के 13। ठीक है, तो ये आ गया आंसर इसका। और ऑप्शन के अंदर मुझे कहीं नजर आ रहा नहीं है माइनस के 13, तो ये ऑप्शन चारों गलत लग रहे हैं मुझे तो, क्योंकि विधिवत हमने सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद मुझे प्राप्त हो रहा है माइनस का 13। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसी कोई गलतियां होगी नहीं, आपके परफेक्ट प्रश्न बन के आएगा और ऑप्शन भी सही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस ढंग से अगर आता है तो यही है विधि करने की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक 30। अब सेक 30 का मान है वो आपके टेबल से सीधा सीधा मिल जाएगा आपको, 2/√3। इसका जो आंसर है वो स है। ठीक है, पांचवा है कि यदि एक मीनार के 5 बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। यहाँ पे आपको चित्र के साथ में समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो मैं हटा देता हूं यहाँ पे इसको। देखिए यहाँ पे ऊंचाई दूरी से संबंधित त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न है ये, और यहाँ मुझे एक समकोण बनाना पड़ेगा, तो समकोण बना लेता हूं। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका ए। हमेशा ऐसे प्रश्नों के अंदर पहले समकोण बना दो, उसके बाद प्रश्नों को पढ़ो तो वापस अपने आप समझ में आ जाएगा। हमेशा एक समकोण का निर्माण होगा ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न में। तो यहाँ पे देखिए यदि एक मीनार के 5 बिंदु से, तो मीनार है ए बी, खड़ी भुजा लेनी है मीनार, तो मीनार का 5 बिंदु यानी कि जो बिंदु बी है उस बिंदु बी से 100 मीटर की दूरी से, 100 मीटर की दूरी यानी 100 मीटर ये ले लेता हूं, ये 100 मीटर की दूरी से यानी बिंदु सी आ गया, से उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर है वो ए है, इसका उन्नयन कोण है वो यहाँ दे रखा है कितना 60। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए यानी ए बी निकालना है, ये आपको पूछा है। तो वही भुजा के अनुपात लेना है, एक अज्ञात भुजा एक ज्ञात भुजा। तो यहाँ ले लेता हूं मैं ए बी बट्टा बी सी। अब देखिए यहाँ न्यून कोण है तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो इस कोण को बनाने वाली 2 भुजा होगी, एक तो कर्ण और दूसरी होगी आधार। अगर ये न्यून कोण यहाँ होता तो ये कर्ण फिक्स रहेगी और ये हो जाएगा आधार। तो आधार का आपको ध्यान रखना है कि न्यून कोण को बनाने वाली भुजा एक आधार होगी और एक दूसरा तो कर्ण हो गई। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी बटा बी सी, यानी लिखा है मैंने लंब बटा आधार। ये है आधार और ये है लंब। अब लाल बटा कक्का से एल ए एल के ए, लंब बटा आधार क्या होता है साइन कॉस और टेन, कॉट सेक कॉसेक, ये आपको अच्छे ढंग से पता होगा तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो लंब बटा आधार मैंने लिखा है, लंब बटा आधार क्या होगा टेन, तो टेन थीटा यानी कि आ जाएगा टेन 60। अब देखिए ए बी आपको पूछा है तो मीनार की ऊंचाई ऐसा कैसा लिख लो, बी सी है वो 100 मीटर दे रखा है, ये 100। टेन 60 का मान कितना होता है √3, ये आपको टेबल से मिल जाएगा, टेबल आनी चाहिए और टेबल मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ, वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ए बी बराबर आ जाएगा 100√3, ये गुणा हो जाएगा वज्र गुणन, 100 का गुणा √3 से हो गया, नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 लगा सकते हैं तो 1 का गुणा ए बी से करेंगे, ए बी आएगा, वज्र गुणन किया यहाँ पे मैं क्रॉस में गुणा, तो ए बी बराबर आ गया अपने पास 100√3। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अ। ठीक है, तो डैश वर्क के अंदर काफी गलतियां, जैसे कि यहाँ पे 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन में सॉल्यूशन आपके मैंने देखा तो वहां पे 2/√3 दे रखा है, तो इस टाइप की कहीं गलतियां है तो ये थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगा आपको।
चलते आगे। नेक्स्ट है 6। छठा प्रश्न है कि बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी। हर मॉडल पेपर के अंदर एक प्रश्न मिल रहा है तुम्हें और अच्छे ढंग से पता भी चल गया होगा। देखिए -3 और 4 निर्देशांक दे रखे हैं। ये है एक्स निर्देशांक, ये है वाई निर्देशांक। आपको पूछा है एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी तो आपको क्या बताया हुआ है, वाई निर्देशांक बोलना है। तो वाई निर्देशांक कितना है, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स। यानी बिंदु -3 और 4 की एक्स अक्ष से दूरी है वो कितनी है, 4। और अगर मुझे पूछा होता है ऐसे कि बिंदु ये बिंदु दे रखे और ये पूछ लिया जैसे कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी अगर पूछा है तो आपको x निर्देशांक बोलना है। अब x निर्देशांक कितना है, -3 है, ठीक है। परंतु ऑप्शन के अंदर आपको प्लस वाले 3 को टिक करना है। जैसे अ है वो टिक करता मैं, क्यों, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में मानी जाती है, यानी धनात्मक। माइनस भी दे रखा है और प्लस भी दे रखा है तो आपको प्लस वाले को टिक करना है। नेक्स्ट है 7वां। तो इस सवाल के अंदर आपने समझ गया होगा कि भाई एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तब तो वाई निर्देशांक बोलना है, और वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो एक्स निर्देशांक बोलना है, ठीक है। चलते आगे 7वां। अब 7वां है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समांतर है DC। तो AD का मान दे रखा है, AB का मान दे रखा है, AE का मान दे रखा है, तो CE का माप होगा। तो यहाँ पे आपको इसको चित्र के साथ में समझना पड़ेगा। तो चित्र में थोड़ा सा बना लेता हूं यहाँ पे। चलिए यहाँ बना लेते हैं चित्र। ए हो गया, ए सॉफ्टवेयर मिस्टेक है थोड़ा, इसलिए आपको देखिए ए, ये बी और ये सी। ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है। अब भुजा ए बी, ए से लगाकर बी और ए से लगाकर सी पे बिंदु डी और ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक भुजा लेनी पड़ेगी, इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम दे देते हैं ई, ठीक है। ऐसे ही मैं रफ चित्र बनाया है। अब कह रहा है कि डी ई है, ये जो डी ई भुजा है, डी से लगाकर ई तक ये भुजा किसके समांतर है, इसने डी सी बोल दिया, ये बी सी है। वास्तविक क्या है, बी सी, यानी इस भुजा के ये भुजा समांतर है। ये आपको पता चल गया होगा, ये थेल्स प्रमेय का सवाल है। अब ए से लगाकर डी तक आपको दे रखा है, यानी पूरा ए से लगाकर डी तक है वो कितना है, 8 है। और ए से लगाकर बी तक ये पूरा है वो 12 है। ए से लगाकर बी कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। और ए ई है वो कितना है, ये 12 है। तो आपको सीई पूछा है, यानी ये आपको पूछा है। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए इस चारों भुजा आपके पास होनी चाहिए, 3 भुजा होनी चाहिए, तो तीसरी भुजा चौथी भुजा निकाल सकते हैं। तो ए से लगाकर डी तक तो 8 दे रखा है, और ए से लगाकर बी तक ये पूरा है वो 12 है। तो ये 8 तो यहां तक हो गया, यानी ए डी है वो 8 हो गया है। तो डी से लगाकर बी तक कितना रह जाएगा पीछे, 4, क्योंकि 8 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे, 12। तो 12 में से 8 को घटाएंगे तो पीछे वाली भुजाएं वो निकल के आ जाएगी। अब मैं थेल्स प्रमेय से भुजाओं का अनुपात ले लेता हूं। तो भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8/4, यानी AD बटा डी भी लिखना है। ये ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि समझ में आ गया होगा, 7 मॉडल पेपर किए हमने। अब 12 AE बटा EC, नीचे आ जाएगा EC क्योंकि EC पूछा है, ठीक है। अब इसको EC को निकालने के लिए वज्र गुणन कर दो, तो EC बराबर आ जाएगा 12 इंटू ये 4 है वो वज्र गुणन होगा, और नीचे आ जाएंगे 8। 4 का भाग 8 में जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 का भाग 12 में जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो EC का मान आपके आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी अ है वो सही है, ठीक है। तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके। अगर लंबा प्रश्न आता है तो पूरा लिखना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय की सहायता से सभी भुजाओं का अनुपात लिखना और आराम से इसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न करते हैं। 8वां है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई पूछा है। तो यहाँ पे एक वृत्त का निर्माण करते हैं। ये मान लो एक वृत्त है, ठीक है। अभी कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और ये हो गई 10 सेंटीमीटर।
फिर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, तो मान लो ये केंद्र है, उस केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा है। तो ये जीवा ले लेता हूं यहाँ पे, इसका नाम दे देता हूं ए बी। ये जीवा है वो केंद्र से कितना दूर है, 6 सेंटीमीटर। ये आ गया 6 सेंटीमीटर, इसका नाम दे देता हूं यहाँ पे पी। तो आपको पूछा है जीवा की लंबाई, यानी ए से लगाकर बी तक ये कितना है वो। तो ये प्रश्न भी लंबा आप बना सकते हो, परंतु यहाँ पे एक नंबर का सवाल है, इसलिए जल्दी से इसका उत्तर कैसे लाना है वो आपको बता रहा हूं। देखिए ए और यहाँ पे नाम दे देते ओ। तो ए ओ और पी एक पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होगा। तो देखिए यहाँ पे समकोण बनेगा, हमेशा ध्यान रखना है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, ओ से लगाकर ए तक कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और लंब किसी को भी मान सकते हैं, ए से लगाकर पी तक मान लो या ओ से लगाकर पी तक मान लो, दोनों भुजाओं का योग करना कुल मिला के। तो एपी स्क्वायर यानी कि एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, तो ओ ए कितना 10, तो 10 का वर्ग कर दो। एपी ए से लगाकर पी तक ये जीवा की लंबाई आ जाएगी आधी, तो ऐसा कैसा लिख लो एपी। और ओपी ओपी है वो 6 है, तो 6 का वर्ग करो। 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, 10 इंटू 10। और एपी एपी का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 6 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 36। 100 36 को पक्षांतर करो, इधर आएगा 36 माइनस के हो जाएंगे और एपी स्क्वायर। 100 में से 36 गए तो क्या बचा हमारे पास 64 बराबर एपी स्क्वायर। अब एपी है वो आ जाएगा 64 का वर्गमूल, क्योंकि घात हटती है तो आगे वर्गमूल का चिन्ह आता है। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो इस ढंग से एपी का मान आ गया। ए से लगाकर पी तक ये आ गया 8, तो पी से लगाकर बी तक ये भी कितना होगा 8, तो 8 और 8 मिलके कितने हो गए 16। तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं इजीली जीवा की लंबाई। तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर, यानी अ है इसका सही आंसर है। अब 4 आया होता तो 4 और 4 कितने हो जाते हैं 8, तो इस ढंग से डबल करना है, जो भी आपके आता है वो उसका डबल करेंगे तो आ जाएगी जीवा की लंबाई। तो इस टाइप के प्रश्न है वो त्रिज्या पूछ सकते हैं, जीवा की केंद्र से दूरी पूछा जा सकता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय के अंदर जो कर्ण लंब और आधार, इसमें से कोई भी भुजा आपको पूछी जा सकती है। तो ये अगर सूत्र याद है अच्छे ढंग से तो आपको कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है नवा प्रश्न है, एक बेलनाकार बोतल का व्यास दे रखा है आपको कितना 10 सेंटीमीटर, यानी एक बेलनाकार बोतल है उसका व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यदि उसमें 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है तो द्रव का आयतन, अब द्रव का आयतन पूछा है, यानी एक बेलनाकार बोतल है अर्थात बेलन का आयतन पूछा है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब सूत्र याद है तो इजीली कर पाएंगे इसको। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर है वो कितना क्या होता है बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की बोतल का व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो व्यास त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, तो 5 का वर्ग आर का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 लिख देता हूँ सीधा। और ऊंचाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख लो 14। तो 7 का भाग 14 में जा रहा है 2 बार, फिर यहाँ गुणा कर दो, देखो 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे तो 5 इंटू 5 कितने हुए 25, और 25 का 2 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएंगे। तो यहाँ 22 इंटू 50, ठीक है। तो 22 इंटू 50 कर लेता हूँ, चलिए मैं 22 का गुणा 5 से करके देख लेता हूँ। 5 इंटू 2 कितने हुए 10, हासिल का 1, 5 इंटू 2 10 और 1 11 और 1 0 आ जाएगा, यानी 1100। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी आयतन की, तो घन सेंटीमीटर दे रखा है तो 1100 घन सेंटीमीटर ये आ जाएगा इसका आंसर, यानी ब 1100 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 10वां दे रखा है कि बंटन 2 3 4 7 5 और 1 का माध्यक। अब माध्यक निकालने का तरीका, आंकड़ों को आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में जमा दो और सबसे मध्य में जो आंकड़ा आएगा वो हो जाएगा उसका माध्यक, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलिए सबसे पहले मैं आरोही क्रम में जमा देता हूं इसको। आरोही क्रम में जमाने के लिए सबसे छोटी संख्या पहले लिखो, 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2,
फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7। सभी आंकड़े हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। हमेशा आंकड़े लिखने के बाद एक बार गिन लो ताकि गलती ना होगी। अब आंकड़ों में से आपको क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए क्या बताया मैंने कि सबसे मध्य में जो आंकड़ा आएगा वो उसका हो जाएगा माध्यक। अब यहाँ पे आपके सम संख्या में दे रखा है आंकड़े, यानी कि 6 है टोटल। आंकड़े कितने हैं, 6 हैं, तो आपके मध्य में 2 डिजिट मिलेंगे, यानी 3 और 4। ओके। अब 3 + 4 करो, इसके अंदर 2 का भाग दे दो। 2 इधर छोड़ा, 2 इधर छोड़ा, बीच में 3 और 4 मिले। अगर ये 5 होते तब तो सेंटर में मिल जाता बिल्कुल 3, परंतु यहाँ पे 3 और 4 मिल रहे हैं, 2 अंक बीच में सेंटर में, तो तीनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 3 और 4 मिलके कितने हो गए, 7। ठीक है, और 7 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3.5। तो 3.5 ये द है वो इसका सही आंसर है। तो इस ढंग से 10 के 10 प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। अब खंड ब की शुरुआत करेंगे मॉडल पेपर 2 से। जो आप कंटिन्यू देखेंगे तो हर प्रश्न है वो इजीली कर पाएंगे खंड ब से।